हेलो एवरीवन। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था किस तरह मराठास ने राइज किया था अंडर द सीट ऑफ छत्रपति। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी कि मराठा का राइज कैसे होता है अंडर पेशवाज। तो टुडे वी विल सी राइज ऑफ मराठास अंडर द सीट ऑफ पेशवा। तो पेशवा शब्द जो है इसका मतलब क्या है? दिस पेशवा वाज द सीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ छत्रपति। छत्रपति के अंदर एक सीट था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था और बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला सीट था पेशवा का। ही वॉज लाइक ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ छत्रपति। तो ये जो पेशवा थे, याद करो शिवाजी ने अष्ट प्रधान बनाया था ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर्स का। तो इस 8 मिनिस्टर्स का जो लीडर होगा वही पेशवा कहलाएगा। तो ही वॉज ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ अष्ट प्रधान एंड चीफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड छत्रपति। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन और छत्रपति के बीच में जो भी संवाद होगा वो संवाद होगा तुम्हारा पेशवा के थ्रू। तो पेशवा को कंसिडर किया जाता था एज ए फर्स्ट एमंग इक्वल्स। आठों मिनिस्टर जो अष्ट प्रधान है ये इक्वल थे, बट इनमें से जो एक था वो ही वॉज फर्स्ट एमंग ऑल द इक्वल्स लाइक आवर ओन प्राइम मिनिस्टर। तो अष्ट प्रधान में से जो फर्स्ट एमंग इक्वल्स था वो था पेशवा। तो जो पहले पेशवा थे अंडर शिवाजी ही वॉज मोरापंग तिम्पक जी पिंगले। लेकिन हमें जो देखना है पेशवा, वो हमें देखना है लाइन ऑफ हेरिडिटरी से, मतलब फादर, फादर के बाद उसका बेटा। तो इस तरह जब एक फैमिली का ही बनने लगा पेशवाज और हेरिडिटरी हो गया तो वहां से हमें देखना है। और जब पेशवा के पास काफी ज्यादा पावर आ जाता है और वो राइज कर जाते हैं, वहां से हम लोग पेशवाज देखेंगे। तो अगर हेरिडिटरी ऑफ पेशवाज देखें तो सबसे पहले आते हैं हेरिडिटरी में बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 तक ये पेशवा रहते हैं। अब कुछ बैकग्राउंड में चलते हैं बालाजी विश्वनाथ का। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे वो एक कोंकणस्थ चित्ता पावन ब्राह्मण थे ऑफ भट्ट फैमिली। ये कोंकण कोस्ट में रहते थे। ये इंडिया है, ये कर्नाटका गोवा वाला साइड ये है कोंकण कोस्ट। दिस इज कोंकण कोस्ट ऑन द वेस्टर्न घाट। तो यहाँ के रहने वाले थे। सो ये एक्सपर्ट थे तुम्हारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में और इसी के बेसिस पे इन्हें एक नौकरी मिल गया था त्रिवर्धन नामक जगह तंजौर में। एक एब्सिनियन मुस्लिम्स वहां काम करते रहते थे जिनको सिद्धिस बोला जाता है, उन्हीं के अंडर में काम कर रहे होते हैं एज ए रेवेन्यू ऑफिसर तुम्हारा बालाजी विश्वनाथ। ये जो सिद्धिस थे, जो एब्सिनियन मुस्लिम्स थे, ये नवल पावर इनका काफी अच्छा था वेस्टर्न कोस्ट पे। और ये राइवल थे तुम्हारा मराठास के जो नवल कमांडर्स थे या नेवी थी, अंग्रियाज उनको बोलते हैं, उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। तो ये राइवलरी चल रहा था सिद्धिज और मराठास के बीच में। इसी कारण से बालाजी विश्वनाथ को सिद्धिज लोग क्या करते हैं, एक्सपेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शिवाजी का सपोर्टर रहता है। तो जब एक्सपेल कर दिया जाता है बालाजी को, बालाजी चले जाते हैं तुम्हारा श्रीवर्धन से और सासवद पहुंच जाते हैं नियर पूना, और वहां पे जाके नौकरी ढूंढते रहते हैं। तो बहुत सारे मराठा सरदार के अंदर वो काम करते हैं इसी बीच। लेकिन उनका जो स्नेह भावना है वो शिवाजी के फैमिली से जुड़ा हुआ था। तो एक बार बालाजी डिसाइड करते हैं कि मुगल्स को कांटेक्ट करते हैं और जो साहू उनके कैप्चर में है सन ऑफ संभाजी उसे छुड़ाते हैं। इसलिए उन्होंने एक खत लिखा औरंगजेब को टू रिलीज साहू। स्टार्टिंग में औरंगजेब मान जाते हैं रिलीज करने के लिए साहू को, बट लेटर ही रिफ्यूज, वो मना कर देते हैं। लेकिन औरंगजेब के डेथ के बाद जो 1707 में हो जाता है, बहादुर शाह यानी मुअज्जम जब आते हैं एज ए मुगल एम्परर, वो साहू को रिलीज कर देते हैं। लेकिन इनके पीछे इनका दो ऑब्जेक्टिव होता है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि जब साहू वापस मराठा के पास जाएंगे, सतारा जाएंगे, तो वो अपना सीट मांगेंगे तुम्हारा ताराबाई से, और ये क्या क्रिएट करेगा, एक सिविल वॉर क्रिएट कर देगा मराठास में। सेकेंड ऑब्जेक्टिव उनको छोड़ने का ये था कि टू हैव पीस इन डेक्कन फॉर मुगल्स एज मराठास वुड बी बिजी इन फाइटिंग। अब यहाँ पर क्या है कि अगर छोड़ देंगे वो साहू को और साहू चले जाएगा सतारा सीट मांगने, तो मुगल्स आपस में ही लड़ेंगे और डेक्कन में मुगल्स उतना ध्यान नहीं देंगे लूटपाट प्लंडर मचाने में, और मुगल्स को इससे कुछ दिन का शांति मिलेगा। इसलिए साहू को मुगल्स क्या करते हैं, उसका पूरा सब कुछ रिस्टोर करके भेज देते हैं वापस।
जब सतारा पहुंचते हैं साहू और ताराबाई से मांगते हैं कि मेरा राज्य हम मुझे दे दो, तो ताराबाई जो थी, जो कि मदर ऑफ शिवाजी टू थी, वो बोलते कि मैं सीट नहीं खाली करूंगी आपके फेवर में। वो मना कर देती है उनको रिकॉग्नाइज करने से। इसके बाद होता है बैटल ऑफ खेड़। बैटल ऑफ खेड़ होता है तुम्हारा 1708 में। तो इस वक्त जो बालाजी विश्वनाथ है वो काम कर रहे होते हैं अंडर ए मराठा सरदार धन्नाजी जादव के अंडर। तो धन्नाजी जादव जो थे वो एक्चुअली कमांडर इन चीफ थे ताराबाई के आर्मी का। बालाजी विश्वनाथ इनको मना लेते हैं कि धन्ना जी आप जो है सपोर्ट कीजिए साहू को, ताराबाई को सपोर्ट नहीं कीजिए इस बैटल में। और इनके सपोर्ट से क्या होता है, साहू जीत जाते हैं बैटल और फिर साहू वाज कोरोनेटेड एज नेक्स्ट छत्रपति। तो अभी छत्रपति हैं साहू। धन्ना जी जादव उनकी मृत्यु हो जाती है 1711 में। उसके बाद साहू जो है उनके बेटे को अपॉइंट करते हैं चंद्रसेन को एज नेक्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। लेकिन चंद्रसेन जो था उसका झुकाव थोड़ा ताराबाई की तरफ था, क्योंकि वो हेट करता था बालाजी विश्वनाथ को। 1712 में देखा गया कि बालाजी विश्वनाथ जो है ही वाज आल्सो अपॉइंटेड एज सेनाकारा। तो सेनाकारा का काम था ऑर्गेनाइजर ऑफ फोर्सेस, उसे फोर्स ऑर्गेनाइज कराना था। प्लस अगर कोई इमरजेंसी आती है वॉर में तो इसे तुरंत में एक आर्मी को खड़ा करना था इन नो टाइम्स। तो इस वक्त जो पेशवा होते हैं तुम्हारे मराठास के, वो उनका नाम होता है भास्कर पंत पिंगले। ही वाज द पेशवा ऑफ साहू। नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ सतारा में क्या होता है। तो बैटल ऑफ सतारा जो हुआ था ये 1712 में हुआ था। तो चंद्रसेन जो था धन्नाजी जादव का बेटा और ताराबाई दोनों मिल जाते हैं एक साथ और साहू पे अटैक कर देते हैं। तो मराठा आर्मी को लीड कर रहे थे यहाँ पे साहू के पेशवा भास्कर पंत पिंगले, और ये हार जाते हैं और इनको कैप्चर कर लिया जाता है। तो याद करो सेनाकारा थे बालाजी विश्वनाथ, और इस इमरजेंसी टाइम पे बालाजी विश्वनाथ एक नया फ्रेश आर्मी को रेज कर देते हैं और फिर से बैटल जो होता है वो रिज्यूम हो जाता है। कान्होजी अंगड़िया जो कि नवल कमांडर थे तुम्हारे मराठास के, वो ताराबाई के साइड थे और वो डिसाइड करते हैं कि अब साहू को सतारा में क्रश कर देंगे। लेकिन बालाजी विश्वनाथ यहाँ पे खेल खेल लेते हैं तानोजी के साथ और उनको ट्रिक कर देते हैं। बोलते हैं कि अगर आप ताराबाई का साथ देंगे तो मैं चला जाऊंगा सिद्धीज के पास साथ लेने। ये सुनते ही धन्ना तुम्हारा कान्होजी अंगरिया बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपका ही साथ दूंगा, आप सिद्धीज के पास मत जाइए। उसे पता ही नहीं था कि सिद्धीज ने इनको निकाल दिया है नौकरी से। तो इस बैटल में जो चंद्रसेन और ताराबाई क्या होती है उनको हार जाते हैं और उसके बाद वो भाग जाते हैं कोल्हापुर। कोल्हापुर पहुंचने के बाद शिवाजी टू का फिर से कोरोनेशन होता है एज छत्रपति ऑफ कोल्हापुर। लेकिन साहू यहाँ पे डिसाइड करता है कि छोड़ो अब ताराबाई और उनको छोड़ दो, क्योंकि वो उन्हीं के फैमिली के एक पार्ट हैं, तो उन्हें स्पेयर कर देते हैं छत्रपति साहू। 1713 में साहू जो है बालाजी विश्वनाथ को अपॉइंट कर देते हैं एज पेशवा उनके काम को देख के। बालाजी उसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं रीऑर्गेनाइज करने का मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को। सबसे पहले वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर को ट्रांसफर करते हैं, सतारा से उठा के पूना ले आते हैं अंडर हिज कमांड। दो इंस्टीट्यूशन भी बनाते हैं नया नया पूना में, हुजूर ए दफ्तर मराठा सेक्रेटेरिएट सचिवालय मराठास का, एंड हुजूर ए मंजिल द सीट ऑफ पावर ऑफ पेशवा। प्लस खुद से ये लोग हैंडल भी करते हैं बहुत तीन चार डिपार्टमेंट्स। तो पेशवा के अंदर तीन डिपार्टमेंट्स था, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड रिलीजियस अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटेबल अफेयर्स। ये तीनों डिपार्टमेंट जो हेल्ड करते हैं वो खुद पेशवा अपने हाथों में रखते हैं। अब बालाजी को पता था कि कोल्हापुर में जो है वो ताराबाई है और वहां रूल कर रही, कभी ना कभी वो लोग इनको धोखा देंगे ही। और बालाजी चाहते थे कि कोई अपना आदमी बैठे सीट ऑफ कोल्हापुर में एज ए छत्रपति। तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, राजस बाई जो कि राजा राम की नेक्स्ट बीवी थी, दूसरी बीवी थी, विडो ऑफ राजा राम, इसे खड़ा कर देते हैं अगेंस्ट ताराबाई जो पहली बीवी थी, और बोलते हैं कि आप जाके क्लेम करो थ्रोन पे, क्योंकि आप भी तो राजा राम की विडो हो। तो वो जाके क्लेम करती है और इसमें साथ देते हैं बालाजी विश्वनाथ। इसी के साथ शिवाजी टू जो थे उनको हटा दिया जाता है फ्रॉम छत्रपति ऑफ कोल्हापुर 1713 में, और राजस बाई का बेटा संभाजी टू को बना दिया जाता है छत्रपति ऑफ कोल्हापुर। 1718 में बालाजी विश्वनाथ एक एग्रीमेंट करते हैं सैयद ब्रदर्स से जो कि किंग मेकर्स थे।
जिसके अकॉर्डिंग मराठास को राइट मिल गया था चौथ और सरदेशमुखी नामक टैक्स को कलेक्ट करने का फ्रॉम 6 मुगल प्रोविंसेस डेक्कन में। और एक मराठा कैवलरी, एक मराठा फोर्स, सैयद ब्रदर्स और मराठास मिलकर दिल्ली पहुंचते हैं अंडर द कमांड ऑफ बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ के प्रेजेंस में जो मुगल एम्परर है फारूक उसे मार दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसी एग्जीक्यूशन से ये सर्टिफाई हो जाता है कि मराठास जो है उनका सुप्रीमेसी दिल्ली तक पहुंच चुका है। बालाजी विश्वनाथ के जाने के बाद जो नेक्स्ट पेशवाज थे जिनके अंदर मराठास काफी राइज की, ही वाज बाजीराव, ऑल्सो नोन एज बाजीराव वन। इनका जो रूल था फ्रॉम 1720 से 1740 तक था। तो बाजीराव जो पेशवा बने ही एज ऑफ 19 पे ही पेशवा बन गए थे, काफी यंग एज में पेशवा बन गए थे। इनका एम्बिशन था कि ये हिंदू पदशाही स्टैब्लिश करना चाहते हैं, हिंदू का परचम लहराना चाहते हैं। प्लस इनका सोच था कि जो मराठास का घोड़ा है वो पानी पिएगा फ्रॉम रिवर कृष्णा टू इंडस। दिस इज इंडिया, यहाँ पे कृष्णा, यहाँ पे इंडस। तो ये पूरा एक्सटेंट इनके अंडर, इसका मतलब यही हुआ इनके मराठास के अंडर ये पूरा एक्सटेंट होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। प्लस ये बोलते हैं कि मराठा का फ्लैग जो है वो कटक से अटक तक लहराना चाहिए। कटक यहाँ पे उड़ीसा में, अटक यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक भी इनका राज होना चाहिए, लगभग लगभग पूरे भारत पे ये राज करना चाहते थे। तो इन ये जो है काफी बिलीव करते थे गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक जो शिवाजी का भी था। क्यों? क्योंकि इस टेक्निक में घोड़े के साथ आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और बहुत तेजी से पीछे भी आ सकते हैं, जो कि एडवांटेज होता है वॉरफेयर में। प्लस किसी भी वॉर में जाने से पहले ये अपने दुश्मनों का जो सप्लाई खाना पीना आर्म्स का वो कट कर देते थे, और हर एक वॉर में एक सरप्राइज एलिमेंट रखते थे इन हिज अटैक्स, जो कि उसके दुश्मन सोच नहीं सकते थे क्या हो सकता है। तो करीब करीब अपने जीवन काल में ये 41 बैटल्स लड़े और एक भी नहीं हारे। ही वाज सक्सेसफुल इन ऑल हिज 41 बैटल्स। एक पिंडारीज नामक ग्रुप था जो कि लूटर्स थे तुम्हारा महाराष्ट्र में। तो इसको भी ये यूज करते थे मराठास के एडवांटेज में कोई भी बैटल फील्ड में। ये क्या करते थे, पिंडारीज को अपने साथ मिला लेते थे लीडर्स को, जब भी कोई वॉर होता था एज एन ऑक्सिलरी फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स के साथ। तो जब जीत जाते थे कोई भी टेरिटरी तुम्हारा पेशवाज, तो उस जगह पे पिंडारीज को छोड़ देते थे ताकि वो लूट और प्लंडर कर सके उस एरिया में, वही उनका इनकम था। बाजीराव जो है ये स्टैब्लिश किए थे मराठा कॉन्फेडरेसी। एक यहाँ पे पेशवा का सीट है और बहुत सारे मराठा सरदार हैं। तो इनके साथ एक कॉन्फेडरेसी बना लिए थे। कॉन्फेडरेसी इज अ वीक यूनियन। यहाँ पे इन लोगों को पावर होगा कि इससे ये बाहर निकल सके। फेडरेशन होता है स्ट्रॉन्ग, उसे बाहर नहीं निकल सकते हैं कोई स्टेट। पॉलिटी में और डिटेल में पढ़ाएंगे। अब ये जो मराठा कॉन्फेडरेसी था इसमें बहुत सारे सरदार थे मराठा, जैसे कि सिंधियाज, होलकर्स, गायकवाड़, भोसलेज, पवार्स, दबफड़े, घोरपड़े, ये लोग मराठा सरदार थे। लेकिन इन मराठा सरदार के ऊपर एक ऑब्लिगेशंस डाल दिया गया था बाय द पेशवा। ये मराठा सरदार को एनुअल ट्रिब्यूट गिफ्ट देना होता था छत्रपति को। नेक्स्ट मिलिट्री सर्विस देना होता था छत्रपति को जब भी रिक्वायर होता था। और जो फाइनल डिसीजन होगा इन मैटर्स ऑफ सक्सेशन ऑफ स्टेट की, इस स्टेट का फिर से नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, ये डिसीजन लेगा खुद पेशवा। अब एक्चुअली ऐसा पेशवा इसलिए किया क्योंकि इंटरनल मैटर्स पे इंटरफेयर नहीं कर सकते थे पेशवा, केवल छत्रपति कर सकते थे। बट छत्रपति शाहू वाज नॉट विलिंग टू डू इट, इसलिए पेशवा ने ऐसा कुछ सिस्टम कॉन्फेडरेसी का बनाया। नेक्स्ट फेमस बैटल अंडर बाजीराव वाज बैटल ऑफ सकरखेड़। अब कुछ बैटल्स देखेंगे बाजीराव का जो कि फेमस है। तो बैटल ऑफ सकरखेड़ हुआ था 1723 में। इसके लेके हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में भी पढ़ा था, तो यहाँ पे फिर से रिवीजन हो जाएगा, देख लेते हैं। निजाम जो है इस बैटल में अगेंस्ट मुगल्स थे। तो निजाम को यहाँ पे पेशवा बाजीराव असिस्ट करते हैं और निजाम बैटल जीत जाते हैं। तो जीतने के बाद मुगल एम्परर जो मोहम्मद शाह इस वक्त होते हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना होता है निजाम के साथ, और हैदराबाद स्टेट इस तरह क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ पलक्खेड़ इन 1728। तो 1725 में क्या होता है, निजाम जो है एक फोर्स भेजते हैं कार्नेटिक में और बोलते हैं वहां पे जो मराठा के टैक्स कलेक्टर से कलेक्ट कर रहे हैं कार्नेटिक से टैक्स, उन्हें हटाने।
तो बाजीराव निकलते हैं अपने जगह से कार्नेटिक के लिए ताकि निजाम से टैकल कर सके कार्नेटिक में। इसी बीच बाजीराव जब जा रहे होते हैं कार्नेटिक, निजाम को एक मौका मिल जाता है कि मराठास को अब ट्रबल करते हैं सतारा में, क्योंकि सतारा से तो बाजीराव निकल चुके हैं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे शुरू हो गया था बिटवीन सतारा और कोल्हापुर में, जहाँ पे संभाजी टू थे, तो निजाम और संभाजी टू हाथ मिला लेते हैं और अटैक कर देते हैं सतारा पर। सतारा में तो बाजीराव है ही नहीं, इसीलिए उन्होंने अटैक भी किया था। निजाम यहाँ पे ऑफर देते हैं साहू को कि आप हमसे समझौता कर लो, लेकिन वो रिफ्यूज कर देते हैं। फिर निजाम और संभाजी टू कैप्चर कर लेते हैं बहुत सारे ऑफिशियल्स सतारा के और साहू को फोर्स कर देते हैं कि आप सरेंडर करो। जब ये बात पता चलता है तुम्हारा बाजीराव को, जो वो कार्नेटिक में है, तो वो वापस सतारा नहीं जाता है, बल्कि वो चला जाता है निजाम का कैपिटल औरंगाबाद और पूरा औरंगाबाद कैप्चर कर लेते हैं बाजीराव। फिर निजाम जो है वो हड़बड़ा के अपने कैपिटल में पहुंचती है अपने फोर्सेस के साथ, बहुत बड़े ह्यूज फोर्स को लेके पहुंचती है निजाम। बट यहाँ पे उन्हें बाजीराव के हाथों हार को झेलना पड़ता है और एक ट्रीटी कंक्लूड होता है। यहाँ पर निजाम फिर भी हार जाते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रीटी कंक्लूड होता है बिटवीन द निजाम एंड बाजीराव, दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ मुंगी सिपगांव इन 1728। तो इस ट्रीटी में क्या होता है, निजाम एग्री कर जाते हैं कि वो अब से छत्रपति ऑफ कोल्हापुर को सपोर्ट नहीं करेंगे। निजाम जो है वो मराठा का जितना भी ऑफिसर्स को कैप्टिव बनाए हुए हैं और जितना भी टेरिटरीज लिए हुए हैं मराठा का, वो वापस दे देंगे साहू को। निजाम यहाँ पे ये भी एग्री कर जाते हैं कि मराठा का जो राइट ऑफ कलेक्टिंग चौथ एंड सरदेश मुक्ति था 6 मुगल प्रोविंसेस डेक्कन में, वो राइट अभी भी उनका है और इसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बाजीराव का बुंदेलखंड कैंपेन इन 1728। तो बुंदेलखंड इज इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के बीच में। तो बुंडेला फोर्ट एक्चुअली उसको घेरा कर दिया था, मुगल कमांडर बंगस पठान घेरे हुए था। तो बुंडेला चीफ थे किंग छत्रसाल, राजा छत्रसाल थे वहां के राजा। तो वो मैसेज लगातार भेजे जा रहे थे मराठास को कि हेल्प करने अगेंस्ट बंगस पठान। इस वक्त बाजीराव प्लान कर रहे होते हैं मालवा कैंपेन के लिए, लेकिन फिर बाद में डिसाइड करते, बहुत ज्यादा जब मैसेज आने लगता है, कि वो अपने छोटे भाई चिम्माजी अप्पा को मालवा कैंपेन के लिए भेजेंगे और खुद जाएंगे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड पहुंचने के बाद मराठास जो है बंगस पठान को हरा देते हैं बैटल में और पूरा जो बुंदेलखंड है उसको अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर छत्रसाल बुंडेला को सौंप देते हैं। छत्रसाल खुश होकर बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं पेशवा को, जैसे कि बहुत सारा टेरिटरी, झांसी का, सागर, हृदयनगर, कल्पी, प्लस अपनी बेटी मस्तानी का भी शादी करा देते हैं बाजीराव से। इस वक्त तक मराठा का जो फ्लैग है वो सेंट्रल इंडिया तक पहुंच चुका है। एक दिन की बात है, जब ये लोग बुंदेलखंड में आराम कर रहे थे, तो उनमें से जो एक कमांडर था बाजीराव के आर्मी का, मल्हार राव होलकर। तो ये लोग, क्या हो रहा था कि मराठास जो है ये थक गए थे आराम करते करते, क्योंकि इन्हें आदत था हमेशा कैंपेन पे जाने का, तो इन्हें मन नहीं लग रहा था बुंदेलखंड में। तो मल्हार राव होलकर जो है बहुत सारे आराम के बाद डिसाइड करते हैं कि वो यमुना क्रॉस करेंगे और अवध पहुंच जाएंगे, अवध में लूट मचा के आते हैं टाइम पास करके। इस वक्त अवध के जो नवाब होते हैं उनका नाम होता है सादत खान। वो काफी डरते थे मराठास से अंदर से ही। सो वो, उनको लगता था कि कहीं मराठास क्रॉस करके आ ना जाए पूरे आर्मी के साथ अवध को कैप्चर करने, इसलिए वो यमुना के बैंक पे खड़े थे अपनी पूरी आर्मी के साथ खड़ा। मल्हार राव जब 10 लोगों के साथ पहुंचे थे वहां पे बैंक ऑफ रिवर यमुना, तो देखे कि भाई लोग पूरा आर्मी के साथ खड़ा है, तो कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वो नहीं चाहते थे इस वक्त, क्योंकि वो लोग आराम के मूड में थे। इसलिए वो रिटर्न कर जाते हैं, वापस हो जाते हैं कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बिना किए हुए। सादत खान खुश हो जाता है और इंटरप्रेट करता है कि मराठा जो है वो डर गए उनसे और इसीलिए वापस चले गए। सादत खान इतना खुश हो जाता है कि वो मुगल एम्पायर को लेटर, मोहम्मद शाह को लेटर भी लिखता है कि मराठा जो है वो भाग गए उनसे डर के, लेकिन इनके बात पे कोई मुगल विश्वास नहीं करते हैं। सो ये जो कांड हुआ, तुम्हारा केस हुआ, तो इसके बारे में बाजीराव को काफी बाद में पता चलता है। पैरेलली देखा जाए, जो चिम्माजी अप्पा गए थे मालवा कैंपेन पे, वहां पे भी वो मालवा कैंपेन में चिम्माजी अप्पा 1729 में मालवा को कैप्चर कर लेते हैं, जीत लेते हैं। नेक्स्ट फेमस बैटल इज बैटल ऑफ अमझेरा इन 1729।
तो मालवा के गवर्नर गिरधर बहादुर और मिलिट्री कमांडर दया बहादुर दोनों मर चुके होते हैं अर्लियर मालवा कैंपेन में बाय चिम्माजी अप्पा। सो मोहम्मद शाह यहाँ पे जो है अपॉइंट किए थे जयसिंह टू को एज गवर्नर ऑफ मालवा। यहाँ पे मुगल एम्परर को कन्विंस कर लेते हैं जयसिंह टू की चौथ एंड सरदेश मुखी दे दो मराठास को और अपना पीछा छुड़ाओ। 1735 में मुगल्स डिसाइड करते हैं कि हाँ वो मराठास को राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेश मुखी फ्रॉम मालवा ग्रांट कर देते हैं। 1730 में जो गवर्नर ऑफ गुजरात होते हैं सर बुलंद खान, वो भी हार जाते हैं मराठा के हाथों और वो भी एग्री कर जाते हैं कि चौथ एंड सरदेश मुखी टैक्सेस दे दो मराठास को हाथ में। इस तरह मराठा जो है गुजरात तक पहुंच गए। नेक्स्ट कैंपेन जो होता है बाजीराव का दैट इज अगेंस्ट सिद्धीज इन 1733। तो सिद्धीज जो थे जो कि नवल आर्मी थी तुम्हारा कोंकण कोस्ट पे, वो अभी तक अनडिफिटेड थी सिंस द टाइम ऑफ शिवाजी। तो सिद्धीज जो है हमें पता है कि वो कोंकण कोस्ट पे कैप्चर की हुई थी और बाजीराव चाहते थे कि ये जो कोस्टल कोंकण कोस्ट है ये उनके पास आ जाए ताकि ट्रेड अच्छा हो पाए। तो इसी बीच क्या होता है सिद्धीज के बीच में ही एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है क्योंकि उनके लीडर याकूत खान मर जाते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्यूट ऑफ सक्सेशन होता है कि उनके दोनों बेटों में से कौन बनेगा सिद्धीज का लीडर। तो याकूत खान का एक बेटा अब्दुल रहमान अप्रोच करता है बाजीराव के पास और बोलता है कि आप मुझे हेल्प कीजिए ताकि हम सक्सेसर ऑफ सिद्धि बन पाए। मराठास को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है और मराठास एक कैंपेन लॉन्च करते हैं अगेंस्ट सिद्धीज। लेकिन इससे पहले कि कैंपेन पूरी तरह कंक्लूड हो पाता, जो पंत प्रतिनिधि थे जो कि संभाजी के द्वारा बनाए गए थे एज एन एडवाइजर, वो अटैक कर देते हैं रायगढ़ फोर्ट पे अगेंस्ट गोइंग द विल ऑफ पेशवा। तो पेशवा वापस जाना पड़ता है, उनको डिफीट करते हैं पंत प्रतिनिधि को और रायगढ़ ले लेते हैं। पैरेलली क्या हो रहा होता है, जो तुम्हारा सिद्धीज हो रहे होते हैं वो लड़ रहे होते हैं मराठा से और इसी बीच मराठा का जो नेवी कमांडर शेखोजी अंगरिया थे उनकी मृत्यु हो जाती है इन द बैटल अगेंस्ट सिद्धीज। मराठास फिर से आते हैं और इंश्योर करते हैं कि अब्दुल रहमान ही गद्दी पे बैठे तुम्हारा सिद्धीज का और बहुत सारा वास्ट टेरिटरी जो कोंकण का है वो भी कैप्चर कर लेते हैं। अब सिद्धीज को यह बात बुरा लग जाता है कि ठीक है बैठाया तो सही लेकिन पूरा टेरिटरी क्यों ले गए मराठास। सिद्धीज फिर अपने आप को एकत्रित नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से, क्यों? क्योंकि पूरी टेरिटरी जो है वो मराठास के हाथ में चला गया है। इसलिए सिद्धीज अब थोड़े-थोड़े कोशिश करते हैं कि वो कैंपेन लॉन्च करते हैं कि जो भी टेरिटरीज मराठास के हाथ में चला गया उसे वापस लेना है। तो ये जानते हुए भी कि उधर पेशवा बाजीराव हैं और चिम्माजी अप्पा जैसे वॉरियर है, ये लोग कैंपेन लॉन्च कर देते हैं। मराठास भी चिम्माजी अप्पा के अंदर आते हैं और करीब-करीब 1800 सिद्धीज का कत्ल कर देते हैं और बोलते हैं कि अब आप लोग सरेंडर करो सारा टेरिटरीज, और 3 टेरिटरी केवल छोड़ देते हैं सिद्धि के लिए रहने के लिए, जंजीरा, गोपालकोट और अंजुनवेल। बाकी सारा टेरिटरी जो है कोंकण का वो आ जाता है मराठास के हाथों। जो नेक्स्ट है वो है दिल्ली रेड। दिल्ली रेड के बारे में हम लोग ऑलरेडी देखे हैं जब हम लोग पढ़े थे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। 1737 में पेशवा बाजीराव दिल्ली रेड करते हैं केवल 500 घुड़सवार लोगों के साथ और मेहरौली में 3 दिन तक रहते हैं और लूटपाट मचाते हैं, लेकिन कोई भी मुगल बाहर तक नहीं आता है उन्हें देखने के लिए। ये दिखाता है कि मराठा जो है काफी पावरफुल हो गए हैं और उनका टेरर जो है मुगल्स के अंदर भी है और मुगल्स जो है एज ए डिक्लाइन ऑफ पावर काफी गिर चुके हैं। अब उनके पास पावर नहीं है कि मराठास को रोक सके। तो एक्चुअली जब दिल्ली रेड के लिए जा रहे थे बाजीराव तो रास्ता में वो भोपाल के नवाब वगैरह से मिले थे, हाय हेलो किए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जब वो वापस आएंगे तो यही लोग उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं बैटल करने का। सो जब वो वापस आ जाते हैं दिल्ली रेड के बाद 1737 में, उन्हें पता चलता है कि भोपाल की आर्मी, मुगल की आर्मी, निजाम, अवध ये लोग मिलके उनके प्रति वॉर करना चाह रहे हैं। तो कलेक्टिव आर्मी ऑफ मुगल्स, अवध सफदरजंग के अंदर था नवाब, निजाम जो था निजाम उल मुल्क के अंदर और भोपाल के नवाब साहब नवाब यार मोहम्मद खान, ये लोग एक्यूमुलेट कर लिए थे करीब करीब 1 लाख का फोर्सेस और बैटल लड़ते हैं भोपाल में अगेंस्ट 75,000 फोर्सेस ऑफ मराठास। एक तरफ 1 लाख फोर्सेस हमारा मुगल्स का जो कलेक्टिव आर्मी है और एक तरफ मराठास के 75,000 फोर्सेस। इस बैटल में मराठास जो हैं वो हरा देते हैं मुगल्स को, मुगल फिर हार जाती है रूथलेसली, बुरी तरह हारती है मुगल्स और एक ट्रीटी कंक्लूड होता है यहाँ। सो यहाँ पे जो ट्रीटी कंक्लूड होता है दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ दुराना सराय इन 1737।
इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग निजाम एग्री कर जाते हैं कि जो भी वॉर में कॉस्ट हुआ मराठास का वो पे करेंगे, वॉर इंडेमनिटी पे करेंगे मराठास को। निजाम यहाँ पे ये भी प्रॉमिस करते हैं कि मालवा से लेके मराठास के रीजन तक वो सारा जो है वो मराठास का ही होगा। प्लस निजाम यहाँ पे ये भी प्रॉमिस करते हैं कि जो टेरिटरी है बिटवीन नर्मदा से चंबल तक वो भी मराठास के हाथ में कंट्रोल में रहेगा। तो बहुत सारा टेरिटरी आ जाता है तुम्हारा, बीच बीच में जो भी छूटा हुआ था वो मराठास के अंदर आ जाता है। इसी बीच एक कैंपेन भी करते हैं मराठास बाजीराव के अंदर अगेंस्ट पोर्चुगीज इन 1739। एक्चुअली पोर्चुगीज जो है वो काफी हरास किया करते थे इंडियन ट्रेडर्स को वेस्टर्न कोस्ट पे अरेबियन सी में। इसलिए मराठास ने अटैक किया उनको और पोर्चुगीज को डिफीट कर दिया। डिफीट करने के बाद यही नहीं रुके, मराठास जो हैं बाजीराव के अंदर कैप्चर कर लेते हैं पोर्चुगीज का टेरिटरीज भी, जैसे कि सैलसेट एंड बस्सी। बाजीराव जो है वो काफी कम दिनों तक ही रूल कर पाए। सो डेथ ऑफ बाजीराव 1 हो जाता है 1740 में। एक्चुअली बाजीराव आराम कर रहे होते अपने जागीर रैवर खेड़ में नियर द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। क्यों? क्योंकि उनको लू लग गया था, सन स्ट्रोक हो गया था और उनका हेल्थ कंडीशन जो है काफी कॉम्प्लिकेट होते जा रहा था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है 1740 में लू लगने से। कोई प्यार व्यार में वो नहीं मरते हैं, लू लगने से मरते हैं। सो आफ्टर बाजीराव डेथ, उनकी मृत्यु के बाद मस्तानी जो है वो सुसाइड कमिट कर लेती है बाय कंज्यूमिंग पॉइजन। उनके मरने के बाद एक्चुअली हमें पता चलता है कि बाजीराव के 3 बेटे थे। पहले सबसे बड़े नाना साहेब या फिर बालाजी बाजीराव, दूसरे रघुनाथ राव या फिर राघोबा, और तीसरा जो था उसका नाम था कृष्णा राव और शमशेर बहादुर, ये बेटा था मस्तानी से। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग कल पढ़ेंगे, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ पानीपत और बाकी सारे पेशवाज जो रहते हैं। तो अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, अदरवाइज थैंक यू।